उमाकांत जी और रमाकांत जी दोनों सगे भाई थे। उमाकांत जी रमाकांत जी से बड़े थे। उमाकांत जी की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी कौशल्या रमाकांत जी की हम उम्र की थी। कौशल्या देखने में अत्यंत खूबसूरत और तेज तर्रार चतुर चालाक औरत थी। जो भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें काबू में करना है, यह कौशल्या के बाएं हाथ का खेल था। जब भी रमाकांत उन्हें देखते तो सोचते कि जब उसकी शादी हो तो बिल्कुल कौशल्या जैसी ही उन्हें दुल्हन मिले। वह कौशल्या को देखकर अपनी दुल्हन के सपने देखने लगे। रमाकांत का भी अब रिश्ता हो गया था। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो रमाकांत की दुल्हन, जिसका नाम तुलसी था, वह कौशल्या की तरह देखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। वह साधारण कद-काठी और नैन नक्श की सरल स्वभाव की लड़की थी। रमाकांत से विवाह के समय तुलसी की उम्र मात्र 13 साल थी, जिससे रमाकांत और तुलसी के घर वालों ने यह फैसला लिया कि तुलसी का गोना 5 साल बाद किया जाएगा, जिससे तुलसी 18 साल की हो जाएगी और जवान भी हो जाएगी। तुलसी की उम्र को ध्यान में रखकर उसका गोना 5 साल के लिए टाल दिया गया। अपने गोने की बात सुनकर रमाकांत को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी तक एक झलक भी तुलसी की नहीं देखी थी और गांव के लड़कों की तरह उसकी भी तो उमंगें थी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने की, जिस पर सब घर वालों ने पानी फेर दिया था। जब रमाकांत ने गांव की औरतों से सुना कि उसकी बीवी साधारण कदकाठी और नैन नक्श की है तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी गांव की औरतें कौशल्या की तारीफ और तुलसी की बुराई करती तो रमाकांत मन मसोर कर रह जाते, क्योंकि उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। एक तो तुलसी कौशल्या की तरह सुंदर नहीं बताई थी और दूसरे की घर वालों ने 5 साल के लिए उसका गोना टाल दिया था, जिससे वह तुलसी को देख भी नहीं सकता था। रमाकांत की शादी के लगभग 3 महीने बाद ही खेत में काम करते वक्त उमाकांत को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। जब तक घरवाले उसके इलाज के लिए कुछ कर पाते, उमाकांत की मौत हो गई। उमाकांत की मौत से सभी को बहुत दुख हुआ। उमाकांत की मौत के समय उसकी पत्नी कौशल्या गर्भवती थी। गांव के पंच पटेलों ने कौशल्या की उम्र और उसकी जिंदगी को देखते हुए फैसला लिया कि कौशल्या का नाता रमाकांत के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गांव की भाषा में गांव के पंच पटेलों ने कहा कि अगर कहीं की भीति मतलब दीवार घर में ही रह जाए तो क्या बुराई है, और वैसे भी कौशल्या उमाकांत के बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसे में कौशल्या को कौन अपनाएगा। जब यह बात तुलसी के घर वालों के पास पहुंची तो उन्होंने कहलवा भेजा कि चाहे वे अपनी बेटी को कुएं में पटक कर मार देंगे, लेकिन अगर रमाकांत का रिश्ता उससे जुड़ा, कौशल्या से जुड़ा, तो उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। तुलसी के घर वालों की इस धमकी का रमाकांत के घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कौशल्या का रिश्ता रमाकांत के साथ जोड़ दिया। तुलसी ने अपने ससुराल के बारे में घर वालों के मुंह से थोड़ा बहुत यह सुना था कि उसके जेठ की मौत हो गई और उसकी जेठानी का रिश्ता उसके पति के साथ जोड़ दिया गया। तुलसी को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। उस समय मोबाइल तो है नहीं कि ससुराल फ़ोन करके ससुराल का हाल चाल जान सके। जैसे जैसे तुलसी बड़ी हुई वैसे वैसे उसे अपनी जेठानी और पति के नाते का मतलब समझ आने लगा। रमाकांत और कौशल्या के नाता जोड़ने के कुछ दिनों तक दोनों के बीच थोड़ा संकोच रहा। फिर कौशल्या ने एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया। जिस बच्चे के लिए कौशल्या और रमाकांत का नाता जोड़ा गया था, वह बेटा भी मरा हुआ पैदा हुआ था।
धीरे धीरे रमाकांत भी कौशल्या से प्यार करने लगे थे। वही कौशल्या ने भी अपने रूप जाल में फंसाकर पूरी तरह रमाकांत को अपने बस में कर लिया था। अब रमाकांत को ना ही अपने गोने की जल्दी थी और ना ही तुलसी का इंतजार। वैसे भी लोगों से जब उसने सुना था कि तुलसी कौशल्या की तरह सुंदर नहीं है, तो उसे तो वैसे ही तुलसी से नफरत थी। इस तरह 5 साल निकल गए। समाज में इज्जत के डर की वजह से तुलसी के घर वालों को तुलसी का गोना करना पड़ा। जब तुलसी अपना गोना होकर अपने ससुराल आई, तो उसकी सौतन, जो कभी उसकी जेठानी थी, उसकी गोद में उसके पति रमाकांत की 7 महीने की बेटी थी। ससुराल में आने के बाद अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने देखकर तुलसी को बहुत दुख होता। रमाकांत तो कौशल्या को ही जी जान से चाहते थे, लेकिन तुलसी को अहमियत नहीं देते थे। घर में कौशल्या की चलती थी, जबकि बेचारी तुलसी खेतों पर काम करती थी। घर में हर काम में कौशल्या का हुक्म चलता था। तुलसी अपने पति की पहली बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी बन गई थी, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। तुलसी ने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अपने घर वालों और गांव वालों के दबाव में आकर रमाकांत को तुलसी को भी पत्नी का दर्जा देना था। इसीलिए वह कभी कभार ही तुलसी के पास जाते थे, जबकि वह हमेशा कौशल्या के पास रहते थे, क्योंकि कौशल्या सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी तेज तर्रार थी। वह हमेशा यह कोशिश में लगी रहती कि रमाकांत तुलसी के पास फटके भी ना। तुलसी ससुराल में आने के 1 साल बाद माँ बन गई। तुलसी ने भी अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वृंदा रखा गया। रमाकांत कौशल्या और अपनी बड़ी बेटी तारा से ही ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि तुलसी और उसकी बेटी वृंदा को कम अहमियत देते थे। वृंदा के जन्म के बाद धीरे धीरे तुलसी बीमार रहने लगी और उसे कमजोरी भी महसूस होने लगी। पहले तो रमाकांत ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसका इलाज कराया, लेकिन शायद तुलसी की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। आखिर एक दिन तुलसी अपनी 2 साल की बेटी वृंदा को छोड़कर भगवान के पास चली गई। तुलसी के मरने से कौशल्या को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, लेकिन तुलसी की बेटी वृंदा का पालन पोषण भी उन्हें ही करना था, चाहे उनका पालन पोषण करना उसकी मजबूरी थी। रमाकांत को भी तुलसी की मौत के बाद अपनी बेटी वृंदा के प्रति थोड़ा प्यार जगा था। वे वृंदा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन प्यार तो वे सबसे ज़्यादा तारा से ही करते थे। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। तारा अपनी माँ की तरह खूबसूरत और तेज तर्रार थी, वही वृंदा अपनी माँ तुलसी की तरह साधारण नैन नक्श की सरल स्वभाव की थी। वृंदा के साथ खेलना, उसके साथ पढ़ने जाना तारा को अपने आप को शर्म महसूस करवाता था। वह वृंदा के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। बात बात पर वृंदा को डांटती थी, उसके साथ मारपीट कर देती थी, लेकिन बेचारी वृंदा चुपचाप रोकर रह जाती थी और कभी कभी तो वह अपनी माँ को याद करती थी। शायद आज अगर उसकी माँ होती तो उसकी ऐसी हालत ना होती। धीरे धीरे दोनों बहन जवान हो गई। जहाँ तारा के कई चाहने वाले थे, वहीं वृंदा को देखकर लड़के उसके रंग रूप का मजाक उड़ाते थे। वृंदा और तारा दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही वृंदा पढ़ने में तेज थी,
जबकि तारा की पढ़ने में इतनी रुचि नहीं थी। तारा तो घर पर बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, उसे घर का काम करने की आदत ही नहीं थी। वही वृंदा घर का सारा काम करती थी और फिर स्कूल जाती, स्कूल से घर आकर घर का काम करती और फिर जब सब सो जाते तो रात को पढ़ाई करती। साथ साथ में वृंदा को अपनी सौतेली माँ के कटु वचन भी सुनने पड़ते थे, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। 12वीं क्लास में वृंदा ने 96% अंक प्राप्त कर स्कूल का और अपने गांव का नाम रोशन किया। वही तारा बड़ी मुश्किल से 60% अंकों के साथ पास हुई। तारा को सजने संवरने का ज़्यादा शौक था, वही वृंदा बिल्कुल सादगी से रहती थी। कक्षा 12 के बाद में रमाकांत ने अपनी दोनों बेटियों को शहर में पढ़ाने के बारे में सोचा। अपने साथ वृंदा के पढ़ने की बात को लेकर तारा को गुस्सा आ गया और वह तमक कर बोली कि मैं इस कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी शहर में, और वह भी इसको कलूटी के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। तारा की बात सुनकर उसकी माँ कौसल्या गुस्से में बोली, अरे सही तो कह रही है मेरी तारा, यह मनहूस कब तक उसके साथ रहेगी, मेरी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे इसकी माँ के साथ अगर यह भी मर जाती तो मेरा तो पीछा छूटता। कौसल्या गुस्से में बोली। रमाकांत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कौसल्या के आगे कुछ बोल पाए। तब कौशल्या बोली, बस तारा शहर में रहकर पढ़ाई करेगी और यह मनहूस यहाँ घर का काम करेगी। यह सुनकर रमाकांत कौशल्या से बोले, अगर हमने तारा को शहर भेजकर पढ़ाया और वृंदा की पढ़ाई छुटवाई तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तुम तो जानती ही हो ना। और फिर तुम्हें तो पता है कि अगर हमने वृंदा के साथ ऐसा व्यवहार किया तो जो वृंदा के ननिहाल की सारी जायदाद है हमारे हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि वृंदा की माँ तुलसी अपने मायके में अकेली थी। इसीलिए वृंदा के नाना नानी के मरने के बाद सारी जायदाद वृंदा के नाम थी। वृंदा के एक मामा जो वृंदा की माँ का मुंह बोला भाई था, उसने रमाकांत को यह सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर वृंदा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह कानून की मदद से वृंदा को अपने पास बुला लेगा और वृंदा के नाना नानी की जायदाद से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उन लोगों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। वृंदा की सौतेली माँ वृंदा के साथ बुरा व्यवहार करती थी, उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन जायदाद के लालच में उसने वृंदा को अपने पास रख छोड़ा था। तब तक वृंदा 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक वृंदा को अपने पास रखना उसकी सौतेली माँ की मजबूरी थी। वह चाहती थी कि जब वृंदा 18 साल की हो जाएगी तो वह सारी जायदाद अपने नाम कर किसी गरीब लूले लंगड़े के पल्ले इसे बांधकर विदा कर देगी। कौसल्या नहीं चाहती थी कि वृंदा शहर जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि वृंदा के शहर जाने से उसे घर का काम करना पड़ेगा, जबकि उसे तो घर का काम किए हुए जमाना हो गया था। लेकिन फिर रमाकांत की बात सुनकर उसने वृंदा को शहर पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दी। रमाकांत की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह दोनों बेटियों को अलग अलग जगह रखकर उन्हें खर्चा दे सकें। इसीलिए उन्होंने तारा को जैसे तैसे कर वृंदा के साथ रहने के लिए मना लिया। तारा अनमनी ढंग से वृंदा के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। रमाकांत ने तारा और वृंदा का एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। रमाकांत ने तारा और वृंदा से पीजी में हॉस्टल में रहने की बात कही, लेकिन तारा ने मना कर दिया। उसे पीजी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। इसीलिए रमाकांत ने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। दोनों को खाने पीने के लिए टिफिन की व्यवस्था कर दी गई
और साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई भी लगा दी गई। दोनों बहनों का आज कॉलेज में पहला दिन था। उसी कॉलेज में वृंदा की बचपन की सहेली कावेरी ने भी एडमिशन लिया था। कावेरी वृंदा की बचपन की सहेली थी। उसे तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह तारा को हमेशा घमंडी नकचढ़ी बोला करती थी। तारा और वृंदा जब पहले दिन कॉलेज में गई तो सभी लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर तारा से दोस्ती करनी चाहिए। वही लड़के और लड़कियों ने तारा के साथ वृंदा को देखकर उसके बारे में पूछा तो वृंदा के बारे में पूछने पर तारा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने नफरत से वृंदा को देखा। तारा कुछ कहती उससे पहले ही कावेरी बोल पड़ी, यह तारा की छोटी बहन वृंदा है। वृंदा के बारे में सुनकर सभी लड़के लड़कियों ने अपना मुंह बनाया और तारा से कहा, तारा यह तेरी बहन है यार, विश्वास नहीं होता। यह कहकर वे लोग हंसने लगे। तारा को वृंदा पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कमरे पर आकर उसने वृंदा पर खूब गुस्सा उतारा, लेकिन वृंदा बेचारी ने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में तारा की कई लड़के लड़कियों से दोस्ती थी, जबकि वृंदा की उसकी बचपन की सहेली कावेरी से ही दोस्ती थी। तारा हमेशा कॉलेज से बेवजह छुट्टी कर लिया करती। दोस्तों के साथ घूमना, सैर सपाटा करना सब तारा को पसंद था। उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वही वृंदा हमेशा पढ़ने में लगी रहती। वह बहुत कम बोलती थी और बिल्कुल सादगी से रहती थी। वही तारा में अब पहले से भी ज़्यादा बदलाव आ गया था। वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल जाया करती और देर रात तक घर लौटती। वृंदा ने कई बार तारा को समझाने की कोशिश की, लेकिन तारा उसे डांटकर चुप करवा देती। यहाँ तक कि कई बार वृंदा पर हाथ भी उठा देती थी। वृंदा को तारा की चिंता थी, चाहे तारा उसे अपनी बहन समझे या ना समझे, लेकिन वृंदा तारा से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि तारा नादानी में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने तारा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तारा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कॉलेज में एक अर्जुन नाम का लड़का भी पढ़ता था। अर्जुन अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा था। लड़कियों से दोस्ती करना उसका शौक था। उसने तारा से भी दोस्ती कर ली थी और कुछ ही समय में उसने तारा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वृंदा को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वृंदा जानती थी कि अर्जुन एक नंबर का बदमाश है। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। लड़कियों को आते जाते गंदी निगाह से घूरना, उन्हें छेड़ना अर्जुन की आदत थी। एक बार कॉलेज में उसने वृंदा को रास्ते में जाते हुए छेड़ा तो वृंदा ने गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा रख दिया और बोली, खबरदार, जो आइंदा मुझे छेड़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अर्जुन मन ही मन वृंदा से बदला लेने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड तारा से सबके सामने वृंदा के बारे में कहा कि यार तारा, यह तुम्हारी बहन वृंदा मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलती है। अर्जुन ने वृंदा के बारे में तारा से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा, जिससे तारा काफ़ी गुस्सा हो गई और कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों के सामने वृंदा को एक तमाचा मार दिया। वृंदा ने तारा को समझाने की कोशिश की,
लेकिन तारा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वह तो अर्जुन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। तमाचा मारने के बाद तारा अर्जुन को लेकर वहां से चली गई। अर्जुन जाते जाते एक शैतानी मुस्कान देता हुआ वृंदा की तरफ हंसता हुआ वहां से चला गया। वृंदा बेचारी चुपचाप खड़ी रोती रही। तब कावेरी ने आकर उसे संभाला। सब कॉलेज के लड़के लड़कियों अब वृंदा का मजाक बनाने लगे थे। वृंदा को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। वही तारा अर्जुन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। वह रोज रात को छोटे कपड़े पहनकर अर्जुन के पीछे बाइक पर बैठकर घूमने निकल जाया करती, फिर देर रात को घर लौटती। कभी कभी वह शराब पीकर भी आती थी। यह देखकर वृंदा को बहुत दुख होता, क्योंकि उसे उसकी चिंता थी कि तारा नादानी में ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने यह बात अपनी सहेली कावेरी को बताई तो कावेरी ने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहती। तब वृंदा ने कहा, कावेरी तुम तो जानती ही हो कि घर वाले मुझसे ज़्यादा तारा दीदी की बातों पर विश्वास करते हैं। वे कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए कहने से क्या फ़ायदा। और तारा तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ती है। यह कहकर वृंदा दुखी हो गई। तब कावेरी ने कहा, वृंदा एक बार अपने घर वालों से कहकर तो देखो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वे लोग तुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुमने एक बार भी नहीं बताया। यह बात वृंदा को सही लगी। उसने कहा, हाँ कावेरी तुम ठीक कहती हो। यह कहकर शाम को जब वृंदा घर आई तो तारा तो रोज की ही तरह अर्जुन के साथ घूमने निकल गई थी। तारा बहुत कम कॉलेज जाती। उसे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं था। उसे तो ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए थी जिसकी उम्मीद वह अर्जुन से करती थी। अर्जुन उसे रोज घुमाने ले जाता। दोनों होटल में खाना खाकर आते, क्लब जाते, शॉपिंग करते, मूवी देखने जाते, सैर सपाटा करते। तारा अर्जुन को लेकर अपनी जिंदगी के सपने बुनने लगी थी। वही वृंदा को डर था कि तारा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कावेरी के कहने पर वृंदा ने हिम्मत की और जब तारा घर पर नहीं थी तो अपने पापा को फोन कर सारी बात बताई। उसके पापा कुछ बोलते उससे पहले ही फोन उसकी सौतेली माँ कौशल्या ने ले लिया और वह वृंदा को गाली देते हुए बोली, अरे मनहूस, मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। अब तो तूने उसके बारे में उल्टा सीधा कहना भी शुरू कर दिया है। कौशल्या गुस्से में बड़बड़ाते जा रही थी तो वृंदा ने फोन काटकर एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनकी बात सुनने का कोई फायदा तो था नहीं। रही वही रमाकांत को भी वृंदा से ज़्यादा तारा पर विश्वास था। वृंदा के कहने पर रमाकांत ने तारा के पास कॉल किया। जैसे ही तारा ने कॉल उठाया उसके पापा कुछ बोलते उसकी माँ ने फ़ोन ले लिया और नमक मिर्च लगाकर सारी बात तारा को बता दी। तारा यह सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मम्मा मैंने तो कहा था पहले ही इस कलूटी को मेरे साथ शहर पढ़ने मत भेजो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात कहाँ मानी। अब मैं अपनी पढ़ाई करूं या इस कलूटी के नखरे उठाऊं? तो उस मनुष्य की बातों पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटी। यह कहकर और कुछ बातें कर तारा ने अपनी मम्मी का फ़ोन काट दिया
उसे सोच में डूबे देखकर अर्जुन बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, किस सोच में डूबी हुई हो? यह सुनकर तारा गुस्से में बोली, इस वृंदा का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज घर पर पापा से मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है। यह सुनकर अर्जुन बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह वृंदा ठीक नहीं है। इसे यह सोचकर जलन होती होगी कि मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं और तुमसे प्यार करता हूँ। अर्जुन ने तारा का हाथ पकड़कर कहा। यह सुनकर तारा मुस्कुरा दी और अर्जुन के साथ मूवी देखने के लिए चल दी। देर रात जब घर लौटी तो बहुत गुस्से में थी। वृंदा अपनी पढ़ाई कर रही थी। घर आते ही तारा को गुस्से में देखकर वृंदा समझ गई कि जरूर मम्मी ने कुछ उल्टा सीधा नमक मिर्च लगाकर मेरी बात कही है। घर आते ही तारा ने वृंदा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। वृंदा कुछ बोलती उससे पहले ही तारा ने वृंदा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। वृंदा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोती रही। तारा गुस्से में दमदमाती हुई घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगी और फिर गुस्से में सो गई। वृंदा चुपचाप रोती रही और भगवान को याद करती रही। उसे भगवान पर विश्वास था कि एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरे दिन तारा तो रोज की तरह अर्जुन की गाड़ी पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। वही वृंदा पैदल ही कॉलेज चल दी। तभी अचानक तारा अर्जुन के साथ बैठकर गाड़ी में आई और तारा ने वृंदा को धक्का दे दिया। वृंदा धक्का लगने से ही अपना संतुलन खो बैठी और वहीं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो गए। उसे कीचड़ में पड़ा देखकर तारा और अर्जुन रुक गए और उसका मजाक बनाने लगे। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां जो उस समय कॉलेज आ रहे थे वृंदा का मजाक बनाने लगे थे, लेकिन वृंदा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी किताब लेकर घर वापस आ गई। आज उसका कॉलेज छूट चुका था क्योंकि वह कॉलेज टाइम से नहीं जा सकी थी। वह घर पर ही रोती रही। फिर उसने सोचा कि आखिर मैं रोऊंगी तो कब तक? यह तो रोज का ही रोना है। अगर किसी को जवाब देना है तो उसके सामने बोलकर नहीं, कुछ करके देना होगा। यह सोचकर वृंदा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी पढ़ाई में लग गई। वृंदा अब दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती। वही तारा को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वह तो अर्जुन के प्यार में पागल थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अर्जुन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर तारा का देह शोषण कर रहा था। वह उसे कभी घुमाने ले जाता, तो कभी होटल खाना खाने, तो कभी शॉपिंग पर ले जाता। कभी वह होटल के कमरे में उसे अपने प्यार की बातों में फंसाकर उसका देह शोषण करता, लेकिन तारा तो इसे सिर्फ अर्जुन का प्यार समझ रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। तारा के अलावा अर्जुन के कॉलेज और बाहर कई लड़कियों से संबंध थे। वह पैसे के बलबूते पर लड़कियों से प्यार का झूठा नाटक करता और फिर अपने जाल में फंसाकर उनका देह शोषण करता और उन्हें ब्लैकमेल करता था। वृंदा ने कई बार अर्जुन को कहीं और लड़कियों के साथ भी देखा था। वह तारा को बताना चाहती थी, लेकिन तारा को बताने का तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह वृंदा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। अर्जुन और लड़कियों को तो बस कुछ दिन के लिए अपने जाल में फंसाकर और फिर उनका उपयोग कर वापस छोड़ देता।
फिर वह जब भी उनकी उसे ज़रूरत होती तब ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाता था। लेकिन तारा के साथ उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इसके पीछे भी उसकी एक घिनौनी चाल जो थी। धीरे धीरे दिन गुजर गए। हर क्लास में वृंदा ने हर बार की तरह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। वही तारा बड़ी मुश्किल से पास हो पाई। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज दोनों बहनें वापस अपने गांव जा रही थी। लेकिन तारा को अर्जुन से बिछड़ने का दुख था। अर्जुन ने तारा से वादा किया कि वह रोज उससे बातें किया करेगा और यहाँ तक कि हर 4-5 दिन में उससे मिलने आया करेगा। आखिर कब तक उससे दूर रह सकता है। तारा इसे अर्जुन का अपने प्रति प्यार समझ रही थी, लेकिन अर्जुन तो बस तारा को हासिल करने के लिए उससे यह वादा कर रहा था। गांव में आने के बाद वृंदा से उसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती जो उसके नैनीहाल की संपत्ति थी अपने नाम करवा ली। अगर वृंदा संपत्ति को अपनी सौतेली माँ के नाम ना करती तो उसकी सौतेली माँ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए बेबस लाचार वृंदा को मजबूरी में अपनी संपत्ति अपनी सौतेली माँ के नाम करनी पड़ी। संपत्ति हथियाने के बाद अब वृंदा का हाल और भी बुरा हो गया था। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और ऊपर से जली कटी अलग सुनाती थी। वही तारा, उसे तो कोई मतलब ही नहीं था घर के कामों से। वह तो गलती से भी घर के कामों को हाथ नहीं लगाती थी। तारा रोज घर वालों से छुपकर अर्जुन से बातें करती थी। यहाँ तक कि अर्जुन हर 4-5 दिन में तारा से मिलने उसके गांव आ जाता और दोनों गांव से बाहर जंगल या खेतों पर मिलते थे। अर्जुन बस अपनी हवस की पूर्ति के लिए तारा से झूठा प्यार का नाटक कर रहा था। वही तारा पागलों की तरह उसके प्यार में पागल, जहाँ वह बुलाता वहाँ उससे मिलने पहुँच जाती थी। एक दिन तारा अर्जुन से बात कर रही थी, तभी कौशल्या ने उसकी बातें सुन ली। उसके बाद उसने तारा को काफ़ी डांटा और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन तारा कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। उसे तो बस अर्जुन से मिलना था। उसने चोरी छुपे जब दोपहर को रमाकांत खेत पर गए हुए थे, कौशल्या मंदिर गई हुई थी और वृंदा बाथरूम में घर के ढेर सारे कपड़े धोने में व्यस्त थी, तब अर्जुन को चोरी छुपे अपने कमरे में बुला लिया। दोनों अपने प्यार में खो गए। तभी अचानक कौशल्या आ गई। उसने रंगे हाथों तारा और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन तो कौशल्या को देखते ही वहाँ से जिस हाल में था उसी हाल में भाग खड़ा हुआ और तारा हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। कौशल्या ने गुस्से में उसे बहुत डांटा। शाम को जब रमाकांत घर आए तो कौशल्या ने उससे तारा के बारे में बातें की। यह सुनकर रमाकांत भी गुस्सा हो गए और कौशल्या की तरफ देखते हुए बोले, अरे वृंदा ने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने उसकी बात को सच कहाँ माना था, उल्टा उसे ही उल्टा सीधा सुनाया था। अब देख लिया अपनी लाडली के कारनामे, पता नहीं कब से क्या क्या गुल खिला रही है। अब तो अच्छा यही होगा कि इसके लगे हाथ विवाह कर दिया जाए। अगर ज़्यादा दिन इसे घर में बिठाया रखा तो यह हमें कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। रमाकांत गुस्से में बोले। तभी तारा वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, नहीं पापा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अर्जुन से। बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब चुप कर और जिस लड़के से हम कहते हैं चुपचाप उससे शादी कर ले। और अब बिना कोई सवाल जवाब किए अपने कमरे में जा।
रमाकांत की गुस्से में भरी आवाज सुनकर तारा पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। वृंदा बेचारी रसोई के दरवाजे की ओट में से सारी बातें सुन रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वह किसी भी घर के मामले में बोल सके। तारा को अब यह चिंता सता रही थी कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी किसी और से कर देंगे, जबकि वह तो अर्जुन से प्यार करती है। उसने अर्जुन को फ़ोन किया और सारी बात बताई और कहा कि अर्जुन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। यह सुनकर अर्जुन घबरा गया और हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं तारा, मैं शादी। तब तारा बोली, हाँ अर्जुन, तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो चलो शादी कर लेते हैं। देखो तारा, समझने की कोशिश करो, ना ही तेरा परिवार मेरे साथ तेरी शादी को लेकर खुश है और ना ही मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे। यह सुनकर तारा गुस्से में बोली, तो फिर जब तेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? यही था तुम्हारा प्यार? अरे, जब मैं अपने घर वालों को तुम्हारे प्यार में छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? देखो तारा, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही किसी के भी बिस्तर की शोभा बन जाए। यह सुनकर तारा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह गुस्से में अर्जुन से बोली, अर्जुन, विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी और चिट्ठी लिखकर सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल दूँगी, समझे तुम? यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तारा की बात सुनकर अर्जुन भी घबरा गया और सोचने लगा, अगर तारा ने ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो उसके ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी। वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर उसने तारा को फ़ोन किया और प्यार से बोला, सॉरी तारा, वह मैं कुछ गुस्से में ज़्यादा ही बोल गया था। तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। तारा, मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने गुस्से में तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया था। जब तारा तुमने अपनी जान देने की बात की तो मैं घबरा गया। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकता। आई लव यू तारा। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर तारा पिघल गई और बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना ही मैं भी तुमसे करती हूँ। तारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना, और हाँ, अगर वे लोग तेरी शादी किसी और से तय करते हैं तो तुम मना मत करना। मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि बस तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, उनको तुम पर जरा भी शक ना हो। और जब से तुम्हारी मम्मी ने हमें पकड़ा है तब से वह तुम्हारी दिन रात निगरानी करेगी। इसका बस एक ही इलाज है कि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देंगे तो शादी की तैयारियों में तुम्हारे मम्मी पापा का तुम पर ध्यान कम रहेगा। तब मैं तुम्हें वहाँ से भगा कर ले जाऊँगा। फिर हम दोनों कहीं बाहर जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। अर्जुन की बात सुनकर तारा कुछ देर सोचते हुए बोली, ठीक है अर्जुन। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब तारा को ना अपने घर वालों का ना कुछ और नज़र आ रहा था। वह तो अर्जुन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। आगे अर्जुन क्या करेगा तारा के साथ? क्या वृंदा तारा को बचा पाएगी? क्या होगा तारा की जिंदगी में?
आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।